Hi everyone, this is Shazib Rafiq. In today's lecture, we are going to discuss another topic from IGCSE O Levels Business Studies, that is organizational management. ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट देखे नाम से ही मैं थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये बिजनेस के इंटरनल अफेयर्स पे बात की जा रही है और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने हेड्स होंगे, उन सबको मैनेज करना इज़ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है, वन गो में हमें ये पता चल जाता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन जो है वो किसके अंडर में काम करेगा। तो ये तमाम डिटेल्स वन गो में आपको पता चल जाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये अब वेरी भी कर रहा होता है कंपनी टू कंपनी के अंदर। अब छोटी कंपनीज के अंदर स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंट होंगे, बड़ी कंपनीज के स्ट्रक्चर जो है वो क्वाइट डिफरेंट होते हैं। उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है। कैसे ऑर्गेनाइज करता है कि बिजनेस के अंदर कितने भी लोग होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी पोजीशन सब एक ही डायग्राम के अंदर डिफाइन कर देता है। बेसिकली वो होता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, द वे इन विच बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इट्स competitiveness। देखें, जितना ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइज काम करेगा, आपको याद होगा कि चैप्टर वन में हमने बात की थी कुछ बिजनेस फेलियर्स की, कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को जो है वो फेल, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल बिजनेस फेल हो जाता है। तो आपको याद होगा हमने उसमें बात की थी कि छोटा बिजनेस जो है वो जो काम करता है वो पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, उसका एक बड़ा मसला होता है पुअर रिकॉर्ड कीपिंग का। वो उसकी इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझ पाता रिकॉर्ड कीपिंग की, और इनिशियली जो है वो फिर कोलैप्स कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स को मिसप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाता है। तो अब देखिए, ये चीज़ें क्या हो गई, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए। और अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो ये आपको क्या दे रहा है, ये कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहा है आपके कंपेटिटर्स पे, जो कि ये काम इनिशियली नहीं कर रहे होंगे। तो फॉर अ बिजनेस टू बी एबल टू अचीव इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और याद रखिएगा कि बिजनेस अपने आप को ऑर्गेनाइज तभी करता है कि जब उसके ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। और चैप्टर 5 के अंदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैंने ये डिटेल में बहुत ऑब्जेक्टिव्स वाला टॉपिक जो है मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए उसे। इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज इट्स पीपल इन अ सूटेबल वे। आपको किसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करके देता है आपको? डिटरमाइन सबसे पहले अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात इसको ज़रा समझनी पड़ेगी। मैं एक हाइपोथेटिकल सा स्ट्रक्चर आपके साथ बना लेता हूँ यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के अंडर भी लोग काम कर रहे होंगे और लोगों के अंडर भी मज़ीद लोग काम कर रहे होंगे। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि जितना आप देखो ऊपर की तरफ जाना शुरू करोगे, वहाँ पर आपके पास जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगी, याद रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, साथ साथ आपकी अथॉरिटी भी ज़्यादा होगी। क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा अथॉरिटी, एंड इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये वाइस वर्सा भी हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको समझना पड़ेगा हमारे पास जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये दोनों साइमल्टेनियस हैं। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपको अथॉरिटी भी मिलेगी काम करने के लिए। फिर आपके जॉब रोल्स एंड टाइटल्स भी डिफाइंड होते हैं, जिसको हम डेजिग्नेशन भी कहते हैं। फिर आप किसको अकाउंटेबल हैं, मतलब आप किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे और आपको कौन रिपोर्ट करेगा। और अगर आपने किसी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है तो एक फॉर्मल रूट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें हमें पता चल रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। अब हम बात करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपके पास
जो स्ट्रक्चर ऑफ विल, अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, तो उन फैक्टर्स को ज़रा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये डिपेंड कर रहा होता है साइज ऑफ द बिजनेस पे। तो याद रखिएगा, जितना छोटा बिजनेस होगा तो उसके लिए हम थोड़ा सा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जितना भी बड़ा बिजनेस होता है, याद रखिएगा, एक लार्ज स्केल बिजनेस होता है तो उसका जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ता जाएगा उसका स्ट्रक्चर उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है और या फ्लैट स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लोग होते नहीं है जिसको हम अकोमोडेट कर सकें। लेकिन जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ता जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, तो उसका स्ट्रक्चर मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। नेचर ऑफ द बिजनेस, अगेन नेचर ऑफ द बिजनेस से हमारा क्या मतलब है, सोल ट्रेडर के लिए या पार्टनरशिप के लिए या पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहा होता है। तो डज द बिजनेस ऑपरेट फ्रॉम जस्ट वन सेवरल लोकेशन, लोकेशन पे डिपेंडेंट है। फिर इज दिस बिजनेस इन द सर्विस, अब सर्विस इंडस्ट्री है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डज इट हैव अ ओवरसीज ऑपरेशंस और आउटसोर्सिंग, तो ये भी आप देख लेंगे। तो इन तमाम फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे बिफोर डिसाइडिंग कि आपने कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फिर आप देखते हैं कि मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है। याद रखिएगा, मैनेजमेंट स्टाइल का मतलब होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है, मे बी कि वो ओनर भी हो सकता है, और कभी कभी ओनर नहीं भी होता तो वो जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होती है, या फिर जो डिसीजन मेकर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका मिजाज कैसा है काम करने वाला, क्या वो ऑटोक्रेटिक हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक हैं, ये कौन सी लीडरशिप स्टाइल होती है, इसके क्या बेनिफिट ड्रॉबैक्स है, हम चैप्टर के आखिरी में इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे, देखेंगे। अच्छा जी, ऑफन ओवरलुक बट वेरी इंपॉर्टेंट, एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल विल ऑफन रिजल्ट इन अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपेयर टू ऑब्वियस आपका जो आपके पास जो है डेमोक्रेटिक लीडर। द competitive environment in the business, now competitive environment की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर organization structure often influenced and changed by development in the market, developments in the market, for example changes in the use of distribution channels, suppliers, competitor sections। आप जिस तरीके से competitors बिहेव कर रहा होगा, आप भी उस हिसाब से अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ये आ जाता है आपके पास कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म पे हम बात करेंगे, दैट इज चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है, चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है, जनरल बात लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूँ। चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग अंडर सिंगल सुपरविजन। एक बंदे के अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके ज़रा कीवर्ड्स देख लेते हैं, क्या कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं जब इसको डिफाइन करेंगे। तो एन ऑफिशियल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी that is in that dictates who is in charge of whom and of whom permission must be asked. So the number of people working and the number of people working in an organization, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास चेन ऑफ कमांड कैसी है, हम किसको अकाउंटेबल हैं और हमें कौन अकाउंटेबल है, हम किसकी बात सुनेंगे और हम किसको अपनी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं, या उनके साथ कोई फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमें पता चलता है चेन ऑफ कमांड के थ्रू। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एन एग्जांपल ऑफ अ चेन ऑफ कमांड इज व्हेन अ एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू अ मैनेजर, द रिपोर्ट्स टू द सीनियर मैनेजर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, द वाइस प्रेसिडेंट, और फिर वो चली जाती है सीईओ तक। तो ये जो रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, एक सीईओ की रिपोर्टिंग किसको, कौन सीईओ को कौन रिपोर्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट करेगा उसको रिपोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट को कौन रिपोर्ट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा अपना सीनियर मैनेजर करेगा, सीनियर मैनेजर करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक चेन चलती है, तो इसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, और ये सब पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। तो ये सब डिपार्टमेंटल हेड्स किसको किसको बेसिकली रिपोर्ट करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को। ठीक है जी, और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये एक फॉर्मल डेफिनेशन चेन ऑफ कमांड की, द चेन ऑफ कमांड इज द फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो चेन ऑफ कमांड क्या है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। तो थोड़ा सा और ब्रॉडन कर देते हैं और इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो चेन ऑफ कमांड क्या है हमारे पास, चेन ऑफ कमांड
It's a formal line of communication that starts with the board of directors, and the managing director who make the firm's decisions. Below them are the departmental managers, then the section heads, finally to the shop floor or office staff. This is hierarchical structure, and this is what we call chain of command as well. नेक्स्ट बात करेंगे चेन ऑफ कमांड के बेनिफिट्स पे। तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ चेन ऑफ कमांड। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं चेन ऑफ कमांड के, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ईच एम्प्लॉय वन बॉस हैज वन बॉस, थस एलिविएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल मास्टर्स। आपको बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करना है, आपको सिर्फ उसी की बात सुननी है जिसकी डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आप हैं। और आपको पता ही इस बात कैसे चल जाएगी, वो आप अपना चेन ऑफ कमांड देख लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे और आपको कौन रिपोर्ट करेगा। तो नो बडी कैन आस्क यू टू डू अ फॉर्मल जॉब। कोई इनफॉर्मली अगर आपसे रिक्वेस्ट करके बात कर ले तो यस, आप आपकी मर्जी है, उसको यस भी कर सकते हैं, उसको नो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत मैटर की बात करती है कि आप अगर किसी की बात सुन रहे हैं तो आप किसी को अगर फेवर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। आप सिर्फ अकाउंटेबल हैं अपने बॉस को, जिसको आप जिसके साथ आपकी डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड है। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, बहुत मैटर करती है। आर क्लियरली असाइंड है, एंड ईच मैनेजर हैज ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग फंक्शंस। अच्छा, आपको जब कुछ लोगों की अथॉरिटी दे दी जाती है तो यू कैन evaluate them, you can monitor them very well। आप उनको काम समझा भी सकते हैं बहुत अच्छे से, उनके उनके साथ अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ चेन ऑफ कमांड। फिर आप देखते हैं एम्प्लॉयज आर नॉट कंफ्यूज अबाउट होम टू गो फॉर रिसोर्सेज। सबको पता होता है कि अगर जो रिसोर्सेज हैं कहाँ से अवेलेबल होंगे, आप डायरेक्टली जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल। जैसे कि इंफॉर्मेशन हैज़ टू पास फ्रॉम लिमिटेड सोर्सेज। देखें, आपको एक ही मैनेजर है जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और कभी कभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इन सेंस हो जाता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज से आपके पास इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही होती है। फिर आपके पास देखें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि आप बहुत सारे लोगों से एट अ टाइम कंफर्म नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी डायरेक्ट लाइन कमांड के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर जो है, और अगर कंपनी की लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है तो फिर तो आप समझें कि दे विल बी मल्टीपल बैरियर्स इन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक इन्फॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज वेल, क्योंकि बात कभी कभी कुछ होती है और ऊपर जाते जाते वो अपने बात का मतलब भी बदल जाती है। अगर वो ओरल हो, वर्बल एंड आप ओरल जो जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकती हैं। कभी कभी जो है वो आप रिटन कम्युनिकेशन में भी जो चीज़ें भेज रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका फेशियल एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पाते, तो उस इंफॉर्मेशन को भी मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल की। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग अंडर सिंगल सुपरविजन। एक सुपरविजन में कितने लोग काम करते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक हमारे पास होता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, और एक हमारे पास होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। दोनों के ज़रा बेनिफिट ड्रॉबैक्स की तरफ अगर आप आएँ, तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, बेनिफिट ड्रॉबैक्स मैंने दोनों साथ करके लिखे हुए हैं। और जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में होगा उसको ऑपोजिट वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए होगा, तो मैंने बार बार उसको रिपीट नहीं किया। अलाउ फॉर क्लोजर सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज पे बहुत ज़्यादा क्लोजर सुपरविजन रखना चाहती है तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रखेगी। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है दे विल बी लेस एम्प्लॉयज अंडर सिंगल सुपरविजन। आपको मल्टीपल सुपरवाइजर रखने पड़ते हैं अगर कंपनी के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि एक मैनेजर के अंडर अगर मैं 3 लोग दे दूँ, और एक मैनेजर के अंदर अगर मैं सुपरविजन में मैं 5 लोग दे दूँ, तो जो 3 लोग वाला होगा, यानी कि ये वाला, दिस इज योर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड दिस इज योर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में यू हैव मोर सुपरविजन, यू हैव मोर पीपल टू सुपरवाइज। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में यू हैव लेस पीपल टू सुपरवाइज। तभी यहाँ पर क्लोज सुपरविजन आपकी काफ़ी हद तक
जो है वो क्लोज हो जाती है। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जब भी नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा तो याद रखिएगा यहाँ पर जो चेन ऑफ कमांड होगी, जो चेन ऑफ कमांड होगी वो कैसी होगी, याद रखिएगा कि वो लॉन्ग होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा चेन बनानी पड़ेंगी नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए। और ऑपोजिट कर दें, यहाँ पर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होगी, शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होगी। तो अगर आपको क्लोजर सुपरविजन रखनी है तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, और अगर आपको क्लोजर सुपरविजन रखने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के अंदर आपको पता है कि सारे के सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे परफॉर्म इट वेल, तो फिर आपको वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल आप रख सकते हैं, साइमल्टेनियस है। सिमिलरली मोर लेयर्स आते हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि इसके अंदर मोर लेयर्स बनती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग चेन ऑफ कमांड हो जाती है, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है। और लॉन्ग चेन ऑफ कमांड के क्या बेनिफिट्स आपके पास हैं कि क्लोजर सुपरविजन है, ड्रॉबैक आपके पास है कि इन बिटवीन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बहुत इनफेक्टिव होती है। हाँ, लेकिन विद इन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगी क्योंकि यू हैव लेस पीपल टू वर्क विद। हेल्प्स मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लेकिन ये किस में है, ये बिटवीन द डिपार्टमेंट्स है, विद इन द डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो ये विद इन द डिपार्टमेंट इफेक्टिव है, लेकिन बिटवीन द डिपार्टमेंट कभी भी इफेक्टिव नहीं होती ड्यू टू मोर लेयर्स। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो ये सबऑर्डिनेट्स को चांस देता है, मोर इंडिपेंडेंस देती है, लेकिन आप इंडिपेंडेंस तभी दे सकते हैं जब आपके पास जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड हो, वो एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। मोर अप्रोप्रिएट इफ लेबर कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट, रिड्यूस नंबर ऑफ मैनेजर्स। कंपनियां आप देखें कि मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करना चाहती है। मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए पहले उनके पास जो थे वो 3 मैनेजर्स थे, और हर मैनेजर के पास जो था वो 5 लोग काम कर रहे थे, और अब उन्होंने क्या किया, तो ये 15 लोगों को मैनेज कर रहे थे 3 मैनेजर्स। अब क्या होगा कि हम तीनों का बर्डन जो है वो एक ही में डाल देंगे, इन 2 को जो है फारिग कर देंगे, तो एक मैनेजर के अंडर में जो है वो 15 लोग लेकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल, ये आपके पास आ गए 15 लोग की जगह पर, तो ये रिड्यूस द नंबर ऑफ मैनेजर्स, तो ऑटोमेटिकली उनकी कॉस्ट भी कट हो जाती है। कौन सा स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा आइडियल है, तो देखिए आइडियल की अगर हम बात करें तो कोई आइडियल नहीं है, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है सिचुएशन पे। सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती है कि एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी ऑफ द मैनेजर ये मैटर करेगा, कि वो सुपरवाइज बहुत ज़्यादा करना चाहता है तो वो नैरो को फॉलो करेगा, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट करता है और लॉयल्टी बिल्ड करना चाहता है तो वो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएगा। नेचर ऑफ द बिजनेस पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द बिजनेस के अंदर अगेन स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपको पता है क्लोज सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास इतने स्किल्ड वर्कर्स नहीं होते हैं, एंड वाइस वर्सा। और तीसरा आपके पास डिपेंड करता है स्किल्स एंड एटीट्यूड अवेलेबल ऑफ द एम्प्लॉई। अगर हाईली स्किल्ड हाईली प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं तो फिर उनको सुपरवाइज मत करें, क्योंकि वो उस पर बुरा भी मान सकते हैं, क्योंकि वो आप फिर ऐसा अगर अगर हाईली स्किल्ड लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा सुपरविजन रखेंगे तो वो ऐसा फील करेंगे कि जैसे कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और ट्रस्ट जब तक बिल्ड नहीं होता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान में तो कभी भी एम्प्लॉयज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ी सिचुएशंस होती हैं, और इन कंडीशंस के हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है कि आपने कैसे मैनेज करना है। फिर हम बात करेंगे कि मैनेजर्स के क्या रोल होते हैं। जनरली मैनेजर्स जो है वो हमें पता है कि मैनेजर्स क्या काम करते होते हैं, दीज आर द फंक्शनैलिटी, ये फंक्शनैलिटी है मैनेजर्स की, वो क्या काम कर रहे होते हैं, सेंस ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन दे रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट्स में, कंट्रोल कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, बहुत हेक्टिक इनकी जॉब होती है। लेकिन उसके लिए इनके पास कुछ इनके कुछ अपने फीचर्स भी होते हैं, और ये इनके पास बेसिकली इनके रोल्स हैं जो इनको प्ले करने होते हैं एज अ मैनेजर। क्या रोल प्ले करने होते हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं प्लानिंग पे। इनको ये देखना होता है कि भाई ये सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि भाई हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साल के आखिरी में कंपनी ने आप एक मार्केटिंग हेड हैं, ठीक है, और कंपनी ने आपको टास्क दिया है कि इस साल के आखिरी में कंपनी ने जो है वो 10% मार्केट शेयर गेन करना है, 10% मार्केट शेयर गेन करना है। तो उसके लिए आप ऑब्वियसली एज अ मार्केटिंग हेड आप प्लान करना शुरू करेंगे कि 10% को आप कैसे अचीव करेंगे। 10% मार्केट शेयर के लिए ऑब्वियसली आपके पास
दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि करंट कस्टमर की कंजम्पशंस को बढ़ाएं, करंट कस्टमर की कंजम्पशन को बढ़ाएं, और ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि न्यू कस्टमर्स को टारगेट करें। ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। तो बेसिकली यू हैव टू सेट योर गोल्स अकॉर्डिंग विच शुड कंप्लाई विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। फिर आप इस मिशन को मीट करने के लिए आप कंपनी के पास उनसे रिसोर्सेज पूछते हैं कि भाई यू नीड रिसोर्सेज टू अचीव दिस टास्क। रिसोर्सेज में आपके पास वर्क फोर्स भी हो सकती है, रिसोर्सेज में आपके पास बजट भी हो सकता है। आप उस रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको चाहिए होता है। फिर एक दफ़ा जब आपने पूरी वर्क फोर्स सेट कर ली, अब आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, वीकली और मंथली बेसिस पे कोऑर्डिनेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को और देखेंगे कि उन्होंने कितना अचीव कर लिया है, और उनको मॉनिटर करेंगे, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि जो वीकली और मंथली टारगेट्स दिए गए हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे। तो ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग से आपको पता चल जाएगी। अगर तो यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन और आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप उनको कमांड भी करेंगे, आप उनको लीड करेंगे, आप उनको गाइड करेंगे, आप उनको बताएंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे रोल्स हैं जो एक मैनेजर प्ले कर रहा होता है। और लास्ट में अब आप उसको कंट्रोल भी करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे कि आप अगेन फिर कंट्रोलिंग की जब बात की जाती है तो बेसिकली आप उनको टेस्ट करेंगे, आप उनको एवेल्युएट करेंगे, आप उनको चैलेंज देंगे कि यू नीड टू अचीव दीज टास्क एट एनी कॉस्ट। तो ये आप क्या कर रहे होते हैं, आप उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज डेलीगेशन। और डेलीगेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटीज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना विद इन द सबऑर्डिनेट। जब कोई मैनेजर, सीनियर मैनेजर अपने अपने सबऑर्डिनेट्स में, अपने वर्कर्स में, जो उसके डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं, उसको जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करता है। इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ वर्क। डेलीगेशन के बेनिफिट्स टू द मैनेजर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या बेनिफिट्स हैं ज़रा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बाय लेटिंग सबऑर्डिनेट डू स्मॉलर टास्क, आप सबऑर्डिनेट से छोटे काम करवा लें, यू विल हैव मोर टाइम टू स्पेंड ऑन सम इम्पॉर्टेंट टास्क। तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क पे काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। कंसिडर योर सेल्फ अ मैनेजर, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो आपका टाइम लिमिटेड होना और आपके टास्क को अचीव करना, तो जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो आप अपने सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उस पर आप ज़्यादा टाइम लगाकर उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोग्रेस और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक इनहेंस हो जाती है यहाँ पर। Similarly, managers are less likely to make mistakes if tasks are done by the specialist employees. तो आप देखें, आप अगर अपनी टीम में लोगों को लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्पेशलिस्ट होंगे। हो सकता है एक्सपीरियंस की थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन क्वालिफाइड भी होंगे, स्किल्ड भी होंगे, हो सकता है ट्रेनिंग्स भी ली हुई हों और अप टू डेट नॉलेज भी होगी। तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकते हैं। इसी तरीके से मैनेजर्स कैन मेजर द सक्सेस ऑफ द टास्क मोर ईजली। आप देख सकते हैं कि जो टास्क उसको दिया है मैंने वो अचीव किया है। इसका मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं कि जब टाइम आता है उनकी सैलरी इंक्रीमेंट का, जब टाइम आता है उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का, जब टाइम आता है कि कंपनी उनको रिवॉर्ड दे, तो फिर आप जो है वो यहाँ से उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके और अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं टू, जिससे फिर एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड होंगे। सबऑर्डिनेट्स के लिए क्या बेनिफिट होता है, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग जॉब होती है, क्योंकि एक तो इंटरेस्टिंग भी और रिवॉर्डिंग भी। उनको पता है कि मैंने परफॉर्म किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा तो आपको उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ट्रस्टेड भी फील करेंगे ना, कि आप ये देखें कि मैनेजर इज बेसिकली ट्रस्टिंग मी, दैट इज व्हाई ही इज गिविंग पार्ट ऑफ हिज वर्क, सो आई एम गोइंग टू डू इट एट माई बेस्ट। जितना बेस्ट मैं एफर्ट डाल सकूंगा उसमें डालूंगा ताकि मैं उससे बेस्ट बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकूं। ट्रेनिंग भी हो जाएगी और मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी बीइंग अ वर्कर। कि आज अगर मेरा मेरा मैनेजर मुझे कुछ सिखा रहा है और वो अपनी एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़ मेरे साथ शेयर कर रहा है, तो आई एम लर्निंग आउट ऑफ समथिंग ना, तो उससे मेरी अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव करेगा और मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी इनहेंस करेंगे।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ मैनेजर्स थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को काम देने के लिए। वो क्या वजह हो सकती है कि एम्प्लॉयज़ अगर उस काम को करने में फेल हो जाए तो वो दोबारा से मैनेजर को फिर से करना पड़ेगा। कुछ जगहों पे ना मैनेजर्स थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं अपने कंट्रोल को शेयर करने में, क्योंकि उनको ये डर होता है कि कल को ये सब ऑर्डिनेट मुझे रिप्लेस ना कर दे। तो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो मैनेजर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। वो सारी चीज़ें अपनी नहीं सिखाएगा, कुछ चीज़ें छोड़ देता है जो वो अपने साथ ही रखता है, जो उसकी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं। फिर हम बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल में, तो वी हैव थ्री लीडरशिप स्टाइल हियर। और लीडरशिप स्टाइल बेसिकली shows the management, yes, style of a manager basically, while taking a decisions, और वो किस तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग करता है। ये डिपेंड करता है उसकी अपनी अपनी तबीयत पे भी, और डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे भी। उसको एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पे। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि तमाम की तमाम डिसीजन मेकिंग इज मेड विल बी मेड बाय द सिंगल पर्सन। एक ही दे विल बी वन वे कम्युनिकेशन। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको डिक्टेट किया जाएगा, आपको ऑर्डर किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि ये काम करना है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये ऐसी जो लीडरशिप स्टाइल होती है, जनरली आप देखते हैं जितनी भी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जो फौज होती है, आर्मी होती है, इसमें जो लीडरशिप स्टाइल बेसिकली फॉलो फॉलो की जा रही होती है वो ऑटोक्रेटिक होती है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर भी इस टाइप की नेचर, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है बेसिकली वो अपने जो मिडिल मैनेजमेंट के साथ नहीं, लेकिन बॉटम लेवल मैनेजमेंट के साथ उनको ऑर्डर किया जाता है कि उनको काम हर हाल में कंप्लीट करना है, किसी किस्म का रिलैक्सेशन नहीं देते। तो वहाँ पर वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं यहाँ पर कि अभी हम मल्टीपल मैनेजमेंट स्टाइल पढ़ेंगे। तो एक मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं कि कंपनी एक ही मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो कर रही हो। एक कंपनी में मल्टीपल मैनेजमेंट स्टाइल भी फॉलो किए जा सकते हैं। बात करते हैं ज़रा इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या है कि भाई सबसे पहला एडवांटेज है कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड रिवॉर्डिंग फॉर द लीडर हिमसेल्फ, क्योंकि अगेन डिक्टेटर है। डिसीजन मेकिंग बहुत तेज होती है क्योंकि सारी की सारी पावर एक बंदे के पास है। प्लानिंग ऑफ मेकिंग प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेन है, चेन ऑफ कमांड है, वो स्ट्रिक्ट है। मतलब वो आपको पता है कि एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन पास होनी है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती है। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते और लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं होती है, बल्कि उनके लिए डीमोटिवेशन हो जाती है। क्योंकि आपको पता है पीपल लाइक टू पार्टिसिपेट। इफ दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेक पार्ट इन, तो अल्टीमेटली इट मेक देम फील मोर discomfort or demotivated in sense. Frustration for and low morale for the employees as discussed earlier, कि उनका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है तो वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे। मैनेजर्स आर पुअर मोटिवेटर्स एंड एम्प्लॉयज हार्डली शो क्रिएटिविटी। तो जब उनसे कोई इनपुट नहीं लेते तो क्रिएटिविटी भी नहीं आती। दूसरा आपके पास है लेस इज फेयर। इसको मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा ऑटो डेमोक्रेटिक स्टाइल को। डेमोक्रेटिक स्टाइल बेसिकली होता है व्हेन वी हैव टू वे कम्युनिकेशन, टोटली ऑपोजिट ऑफ ऑटोक्रेटिक। टोटली ऑपोजिट। जो काम आप उसमें कर रहे थे यहाँ पर वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयज खुद से आप उनका मशवरा लेंगे, उनको एम्पावर करेंगे इन इन डिसीजन मेकिंग, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसी लीडरशिप स्टाइल को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे कि एक सबऑर्डिनेट से कंसल्टेड तो ऑटोमेटिकली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत हाई होता है। और वर्कर्स आर अवेयर अबाउट द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड thus they may टेक इंटरेस्ट इन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर। अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शो करते हैं, अपनी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स बहुत ज़्यादा शो करते हैं, और फिर उसको वोट भी करते हैं। सबऑर्डिनेट्स गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर कैपेबिलिटीज। कभी कभी आपको ऐसे आइडियाज़ मिल जाते हैं कंपनी से जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता है, और ऐसी जगहों से आइडियाज़ मिल जाते हैं। इसी तरीके से मैं एक जगह एक कंपनी गया था, इट्स अ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी। एंड आई पर्सनली लुक देयर। ये प्रैक्टिस होते हुए डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वहाँ पर क्या था
वहाँ पे तमाम वॉल्स पे एक बॉक्सेस लगे हुए थे इस टाइप के, और उस पे लिखा हुआ था कि योर आइडियाज प्लीज शेयर शेयर योर आइडियाज, या योर आइडियाज आर वैल्यूएबल, इस टाइप के कुछ कोटेशंस लिखे हुए थे। तो मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनी में, वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो डोमेस्टिक स्टाफ ही क्यों ना हो, वो जेनेटोरियल स्टाफ ही क्यों ना हो, हम उनको एम्पावर करते हैं कि वो अपने डिसीजन मेकिंग हमारे साथ शेयर करें। अगर उनके पास कोई ऐसे आइडियाज हैं जो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो अपना नाम, अपने डिपार्टमेंट का नाम और अपना जो भी आइडिया है वो उसमें लिखें और बॉक्स में डाल दें। हर वीकेंड पे हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं, और अगर वो आइडियाज जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर हम अपने एम्प्लॉयज को उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड्स भी देते हैं। तो दिस इज हाउ मल्टीनेशनल एक्चुअली वर्क्स। दे एम्पावर देयर एम्प्लॉयज फॉलोइंग democratic leadership style. तो they have every company have their own methods. आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया। क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? एडवांटेजेस तो खैर मैंने पूरी तरह पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस की तरह जरा आ जाते हैं। पावर इज नॉट सेंट्रलाइज, तो अगेन एक बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अच्छा, आप डिसीजन मेकिंग की अगर बात करेंगे तो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि आपको पहले डिस्कस करना पड़ता है, फिर डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है। तो डिसीजन मेकिंग कैन बी वेरी वेरी इनफेक्टिव हियर, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है। और अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज, लेस कॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटिव्स कैन बी यूज। अब वोटिंग के थ्रू अगर आप लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कि कोई लेस कॉम्पिटिटिव, लेस कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी अगर उसको हेड बन जाता है, तो फिर इट कैन बी अ बिग बिग फेलियर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इन दोनों का जो आप इस तरह समझ लें, दोनों का जो बीच वाला वर्जन है, दैट इज लेस इज फेयर। लेस इज फेयर में कम्युनिकेशन वन वे है, लेकिन स्टिल अथॉरिटी दी जाती है अपने एम्प्लॉयज को कि वो भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर लेते हैं कहीं ना कहीं जाकर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होगा वो मैनेजर ही ले रहा होगा। लिटिल गाइडेंस फ्रॉम लीडर्स, कंप्लीट फ्रीडम फॉर फॉलोअर्स। फ्रीडम फ्रॉम फॉलोअर्स देखेंगे डेमोक्रेटिक हो गया, लिटिल गाइडेंस ये ऑटोक्रेटिक हो गया। लीडर्स प्रोवाइड द टूल्स एंड रिसोर्सेज, डेमोक्रेटिक। ग्रुप मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, डेमोक्रेटिक। तो लीडर्स विल प्रोवाइड, ये ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, और ग्रुप मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि मैं आपसे ये कहूं कि आपने जो है वो ये होमवर्क है पूरा, जो आज आज के जो भी हमारा लेक्चर है, ये आपने मुझे कल तक कंप्लीट करके देना है। तो आप मुझे आप मुझे कंप्लीट करके दे दें। मैं आपको ये ना बोलूं कि कल तक दे दें, मैं आपको बोलूं कि कंप्लीट करके दे दें। अब आपकी मर्जी, आज दे दें, आपकी मर्जी है कल दे दें, इट्स ऑल अप टू यू। ये मैंने आपके ऊपर एक रिलैक्सेशन दे दी। तो इस तरीके से ये लीडरशिप स्टाइल क्या होगा, ये लेसेस फेयर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं मुझे आज ही कंप्लीट करके दें, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। या मैं आपसे कहूँ भाई कब तक कंप्लीट करके देना चाहिए, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये डेमोक्रेटिक इन नेचर हो गया। लेसिस फेयर के भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। लेसिस फेयर लीडरशिप कैन बी इफेक्टिव इन सिचुएशन वेयर ग्रुप मेंबर्स आर हाईली स्किल्ड। याद रखिएगा कि आप लेसिस फेयर वहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे जहां पर लेस स्किल्ड पीपल होंगे, यानी कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे यूज नहीं हो सकती। बॉटम लेवल पे यूज हरगिज नहीं हो सकती, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे इस्तेमाल की जाती है। सिंस दीज ग्रुप्स मेंबर्स आर एक्सपर्ट्स एंड हैव नॉलेज एंड स्किल्स एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, और फिर उसको वो अकम्प्लिश भी करते हैं। ड्रॉबैक कहाँ पर होता है, सम पीपल आर नॉट गुड एट सेटिंग देयर ओन डेडलाइंस। तो जब आप डेडलाइन उनको दे नहीं रहे हैं, तो फिर वो डेडलाइंस मीट भी नहीं कर पाएंगे। एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, इन सच सिचुएशन प्रोजेक्ट्स कैन गो off the track and deadlines can missed, and when team members do not get enough distance or feedback from the leaders. So these are some of the drawback that the management can face. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेड यूनियंस पे, जो कि हमारे इस टॉपिक का, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है। ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ट्रेड यूनियंस कौन होते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। अज्यूम करें कि ये आपके पास एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉयर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए। ये आपके पास हो गए एम्प्लॉयज हो गए, या इसको आप कह लें कि ये एम्प्लॉय, PLOYES, एम्प्लॉयज हो गए। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के दरमियान में एक गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत मसले मसाइल आते हैं।
एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से कांटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन एम्प्लॉयर सिर्फ डिक्टेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एम्प्लॉय को कि क्या करना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड यूनियंस बनाती है, ट्रेड यूनियंस बनाती है। और बेसिकली ये बनाती तो गवर्नमेंट है, लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है, वो वर्कर्स ही कर रहे होते हैं। और वर्कर्स बेसिकली कैसे करते हैं कि वर्कर्स इसका पार्ट बनते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, इसके मेंबर बनते हैं, और हर महीने या हर साल डिपेंड करता है, वो एक मेंबरशिप फी होती है वो पे करते हैं। ये मेंबरशिप फी से क्या होता है, ट्रेड यूनियन के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज, इनकी रेंटल स्पेस की जगह, या खाने पीने के खर्चे, या फिर बिजली वगैरह के खर्चे, या यूटिलिटी के खर्चे, तो वो एक्सपेंसेस यहाँ से मीट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा साइकिल समझ आ गया होगा। ट्रेड यूनियंस बेसिकली आर द यूनियंस मेड बाय द गवर्नमेंट, imposed by the government, and they have the power which is given by the government obviously। लेकिन इनको रन जो किया जाता है वो वर्कर्स खुद करते हैं। और वर्कर्स इसके अंदर कोई मतलब आप मेंबर की तरह काम करते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो ट्रेड यूनियंस में जाके डिस्कस करते हैं। अभी आगे जाकर भी हम बात करेंगे। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहले हमारे पास क्राफ्ट है, जर्नल है, इंडस्ट्रियल है और वाइट कॉलर है। क्राफ्ट यूनियंस होती हैं जो कि पर्टिकुलर जॉब, वर्कर्स स्किल्ड एट अ पर्टिकुलर जॉब। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि सारे के सारे अकाउंटेंट्स मिलके जो है वो एक यूनियन बना लें, तो ये क्राफ्ट यूनियन हो जाएगी। सारे के सारे जो है वो हम इसको कह लें, और स्पेसिफाई सारे डॉक्टर्स मिलके एक यूनियन बना लें तो ये क्राफ्ट यूनियन हो सकती है। सारे के सारे मैकेनिक मिलके एक यूनियन बना लें तो वो क्राफ्ट यूनियन हो जाएगी। पर्टिकुलर स्किल्ड होना चाहिए आपके लिए। जर्नल यूनियन जो है वो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो एक जर्नल यूनियन बना लेते हैं। इंडस्ट्रियल यूनियन होती है जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की होती है। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अगर टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये सब मिलकर अगर एक यूनियन बना लेते हैं तो ये इंडस्ट्रियल यूनियन बन जाती है, लेकिन वो सिर्फ टेक्सटाइल्स के लिए होगी पर्टिकुलर। वाइट कॉलर यूनियन याद रखिएगा कि ये नॉन मैनुअल स्टाफ होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, या फिर आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट समझ लें। अगर वो मिलके अपनी कोई यूनियन बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं वाइट कॉलर यूनियंस। वाई डू वर्कर्स जॉइन ट्रेड यूनियंस? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि द ओनली रीज़न इज़ दे वांट टू सिक्योर देयर जॉब, डिस्क्रिमिनेशन से बचना चाहते हैं, मिनिमम वेज को गेन करना चाहते हैं, कोई किसी किस्म की जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान में जो इनफेक्टिव कम्युनिकेशंस हैं, या फिर प्रॉब्लम्स हैं, या किसी किस्म की कोई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एक्सप्लॉइट किया, तो उससे बचा जा सकता है। इस वजह से ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं? वही एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बताया कि अगर नंबर्स में ज़्यादा होंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से सिक बेनिफिट्स हो गए, पेंशंस हो गए, रिट्रिचमेंट बेनिफिट्स हो गए, आफ्टर जॉब बेनिफिट्स हो गए, तो ये उसमें आपको हेल्प करेगा, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा, आपको इनकरेज करेगा ट्रेनिंग करवाने के लिए। मतलब एम्प्लॉयर को बोलेगा कि भाई एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे खर्चा करो। फाइनेंशियल सपोर्ट में आपको हेल्प करेगा। अनफेयर डिसमिसल अगर हो गया, या रिडंडेंसी रिडंडेंसी अगर हुई अनफेयर, तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको ट्रेड यूनियंस हेल्प करते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स आपको ऑफर करवाते हैं कंपनी की तरफ से। ड्रॉबैक्स का है कि ये मेंबरशिप फ़ी कॉस्ट करते हैं आपके लिए, आपको हर साल एक मेंबरशिप फ़ी पे करनी पड़ती है। मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिसाइड कर लेते हैं। और मे बी रिक्वायर्ड टू टेक इंडस्ट्रियल एक्शन इफ दे डोंट एग्री। आपको इंडस्ट्रियल एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपको जॉब से जाना पड़ेगा, और आप हो सकता है इस सिचुएशन में, कंडीशन में नहीं है कि आप जॉब छोड़ें, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।